नमस्कार, मैं राणा यशवंत न्यूज़ इंडिया पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं आज का अर्ध सत्य। जब आप भ्रष्टाचार के बहुत बड़े मामले, किसी लैंड माफिया, भ्रष्टाचार के साथ लगातार लोगों को लूटने वाला आदमी, एजुकेशन माफिया के अरबों के घोटाले की तहकीकात में जाते हैं, पत्रकारिता के बुनियादी जिम्मेदारियों के साथ आप तमाम साक्ष्यों, सबूतों, दस्तावेज़ों की पड़ताल करते चलते हैं, तो पता चलता है आप खुद ही दंग रह गए। जो संभव ही नहीं हो सकता है वह हो रहा है। कानूनन जो किसी भी हाल में मुमकिन नहीं है वह किया जा रहा है। साठगांठ, साजिश, लूट खसोट, भ्रष्टाचार, माफियागिरी, इन सब की जो हद होती है उस हद से जाकर के अराजकता फैली हुई है। ऐसे में जाहिर है समूचे हिंदुस्तान को ऐसे महाघोटाले, महाभ्रष्टाचार और महाअराजक मामलों को ज़रूर देखना चाहिए। ये कैसे संभव हो सकता है? ये कौन सी व्यवस्था है? शासन, प्रशासन, अधिकारी, तंत्र, इनके होने का मतलब क्या है? इनकी अहमियत क्या है? उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर ज़िले में जिस महर्षि संस्थान की सरकारी ज़मीनों पर कब्जे, नोएडा अथॉरिटी के सैकड़ों एकड़ रकबे पर कब्जे, मनमानी तरीके से प्लॉट काटने बेचने के धंधे, फ्लैट बनवाने और रजिस्ट्री कराने तक की धांधली, इन सब को हमने पहले दिखाया। उसी महर्षि संस्थान के धतकर्मों की पड़ताल में हम जैसे जैसे आगे चलते गए तो हमने पाया कि यह संस्थान तो पैसे लेकर डिग्रियां देता है। LLB की डिग्री हमने आपको दिखाई कि पैसे लेकर के 3 लाख रुपए इस संस्थान ने डिग्री दे दी, यानी कि पूरी शिक्षा व्यवस्था को इसने ठेंगे पर रखा हुआ है। उसका काला सच भी हमने आपको दिखाया। और आज महर्षि संस्थान के काले कर्मों, धतकर्मों, भ्रष्टाचार, घोटालों, माफियागिरी की तीसरी किस्त है। ये तीसरा एपिसोड। हमारी जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी वैसे वैसे एक से बढ़कर एक अंधेरगर्दी के सबूत सामने आते रहे। आज उसी महर्षि संस्थान, उसके जो जमीन के हक वाले लोग हैं, कैसे उसने दूसरों को जमीन दी, गलत तरीके से ज़मीन के पट्टे बांटे, गलत तरीके से ज़मीन की रजिस्ट्री कराई, और उसका जो कर्ता धर्ता है अजय श्रीवास्तव, कानून को ठेंगा दिखा के ज़मीन को जिस तरीके से उसने बेचा है उसमें आपको करोड़ों, सैकड़ों करोड़ रुपए की धांधली, ब्लैक मनी के लेन देन के सबूत दिखते हैं, उसके संकेत मिलते हैं। उस महर्षि संस्थान के कर्ता धर्ता अजय श्रीवास्तव और उस अजय श्रीवास्तव के बड़े वाले चेले सिपह सालार राहुल भारद्वाज की मिलीभगत से ब्लैक मनी यानी कि काला धन, वो भी करोड़ों करोड़ खपाने, निपटाने और कमाने का दस्तावेजी सबूत आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। और ये थोड़ा बहुत नहीं है, बहुत बहुत है। और इस तरह के दस्तावेज मैं बहुत ला करके इस टेबल को भर सकता हूँ। आपको ये जानना चाहिए कि ये कौन सा संस्थान है। देश में एक बहुत बड़े आध्यात्मिक और योग के गुरु हुए महर्षि योगी, और उनकी संस्था की हजारों एकड़ जमीन और सैकड़ों शैक्षणिक संस्थाओं पर अजय श्रीवास्तव नाम का आदमी कुंडली मारे बैठा है। इसके लिए भी उसने जितनी धांधली, धौंस, धमकी, धतकर्म किए हैं उनके सबूत अलग हैं, उनका खुलासा भी कभी मैं करूंगा। लेकिन जैसे जैसे मेरी पड़ताल और मेरी टीम की जांच बढ़ती जा रही है, हम खुद ही दंग हैं। लगता है कि हिंदुस्तान में इससे बड़ा घोटाला कभी हुआ नहीं होगा, और इतना शिकंजा मार करके पूरे सिस्टम को अपने कब्जे में रखने वाला आदमी कोई दूसरा हुआ नहीं होगा। इसलिए हमारी पड़ताल जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, एक के बाद एक दरवाज़ा खुलता जा रहा है और एक काली दुनिया हमको नज़र आती है। उस काली दुनिया में सिस्टम पूरा का पूरा है, अथॉरिटी है, प्रशासन है, सरकार है, और इसके अपना पूरा इसका अमला है, इसका लाव लश्कर है, इसके गुंडे, मवाली, बवाली, और ये पूरे जो कागजात हैं इनके साथ हेर फेर करने वाली एक पूरी टीम है। यानी कि एक कंपनी चलाता है आदमी। जैसे अंडरवर्ल्ड कंपनी चलाता है वैसे यह आदमी कंपनी चलाता है। ज़मीन पर कब्जे का, सरकारी ज़मीन बेचने का,
अवैध ज़मीनों पर मकान बना करके भोले भाले अपनी मेहनत की कमाई जमा करके मकान खरीदने वाले लोगों का, और उसके बाद 20 रुपए की ज़मीन 20 पैसे में निपटा करके बाकी पैसे को रूट करने का। और आज वही सबूत आपके सामने मैं दिखाने जा रहा हूं। सवाल ये है कि इतना ब्लैक मनी का धंधा करने, कानून की ऐसी धज्जी उड़ाने और उसका तनिक भी कुछ नहीं बिगड़ने का जो तंत्र है, या यूं कही कि कुतंत्र है, कुचक्र है, कुकर्म है, वो कैसे है? यही मैं बार बार पूछ रहा हूं और लगातार एपिसोड्स न्यूज़ इंडिया कर रहा है। आपको एक सबूत दिखाता हूं, ब्लैक मनी किस तरीके से रूट की जाती है और कैसे सिस्टम की आंखों में धूल झोंका जाता है, या कहने भर के लिए धूल झोंका जाता है। दरअसल सिस्टम को भी पता होता है, क्योंकि यह जो है वो छुपी हुई बात नहीं हो सकती है। और आपको पेपर दिखाना चाहता हूं। आप, मेरी टीम भी स्क्रीनशॉट आपको दिखाएगी कि ये आदमी कैसे धांधली करता है। 2-3 बातें बारी बारी से। ये आप एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट मानिए, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, ये सरकारी कॉन्ट्रैक्ट है कि महर्षि संस्थान राहुल भारद्वाज नाम के आदमी को जो बोर्ड रेजोल्यूशन के ज़रिए ऑथराइज़ करता है कि महर्षि संस्थान की तरफ से यह राहुल भारद्वाज ऑथराइज़ किया जाता है बोर्ड की बैठक में कि वो इसकी प्रॉपर्टी, इसकी ज़मीन और इसके बाकी जो संपत्तियां हैं उनको अपने मुताबिक बेच सकता है। ये बीआर है। और बीआर के बाद आप नीचे देखेंगे अनुज गौड़ नाम के आदमी के साथ, फिर उसके बाद पावर ऑफ अटॉर्नी करता है ये आदमी। यानी कि राहुल भारद्वाज और अनुज गौड़ के बीच में पावर ऑफ अटॉर्नी होती है, और इस कागज़ में जो बोर्ड रेजोल्यूशन है महर्षि संस्थान का, उसका हवाला दिया जाता है कि बोर्ड ने राहुल भारद्वाज को ऑथराइज कर दिया है तमाम संपत्तियों को क्या करने के लिए। जरा मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि क्या करने के लिए कह रहा है कि उक्त प्लॉट में निर्माण करें, मिट्टी भराएं, पैमाइश कराएं, किसी अन्य के पक्ष में बैनामा कराएं, इकरारनामा कराएं, विद्युत का कनेक्शन लें, ज़रूरत पड़ने पर उसका सौदा तय करें, बयाना प्राप्त करें, बैनामा करवाएं, इकरारनामा करवाएं। यानी कि वो सारी जो संपत्ति है, वो सारी ज़मीन जो है, वो राहुल भारद्वाज ने अनुज गौड़ के बीच में, इन दोनों के बीच में पावर ऑफ अटॉर्नी कर दिया। एक। अब दूसरा है, एक खसरा है 226 और ये भंगेल है। अब यह जो आप देख रहे हैं, आपने अटॉर्नी किसको किया? अटॉर्नी आपने किया अनुज गौड़ को, और इस अटॉर्नी करने के बाद आप अब ज़मीन बेच रहे हैं अजय श्रीवास्तव। ज़मीन कितने की है? 11 करोड़ 22 लाख। और ये 11 करोड़ 22 लाख की ज़मीन किस आधार पे? सर्किल रेट के आधार पर। सर्किल रेट के आधार पर 11 करोड़ 22 लाख की ज़मीन है, जबकि उस समय उसका मार्केट वैल्यू 120 करोड़ के आसपास बताया जाता है। आपने जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो भरी 5%, जो सरकार को देना था आपको, 56 लाख रुपए। लेकिन ज़मीन का सौदा कितने में होता है? 25 लाख रुपए में। 11 करोड़ 22 लाख की ज़मीन का सौदा आप 25 लाख में करते हैं। कोई आदमी पागल है, सनकी है, भांग का कर बैठा हुआ है कि वो 11 करोड़ की जगह आपको कहेगा 25 लाख रुपए मेरी ज़मीन ले लो। यानी कि 120 करोड़ जिस ज़मीन की बाज़ार में कीमत थी, उस ज़मीन का सर्किल रेट 11 करोड़ 20 लाख है। यानी कि इससे कहीं ज़्यादा पर यह सौदा तय हुआ होगा। 25 लाख रुपए अपने कैश दिए, बाकी सारा का सारा पैसा बोरियों में भर करके काला ब्लैक मनी पहुंचाया गया। तो महर्षि संस्थान यह काले पैसे का धंधा करता है, और मुझे हैरत है कि अभी तक ईडी ने इससे पूछताछ क्यों नहीं की, ईडी ने इसके यहाँ रेड क्यों नहीं डाली, या इनकम टैक्स ने पूछा क्यों नहीं। ईडी का मामला तो साफ साफ बनता है। यह काला पैसा आप रूट करते हो, कहाँ से हो सकता है? सवाल ही नहीं उठता है। अब इसके कई धतकर्म और हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ।
और उसके बाद मैं अपने मेहमानों को जोड़ना चाहता हूँ। एक सरकारी आदेश है और सरकारी आदेश कहता है कि भंगेल और भंगेल के इलाके में रजिस्ट्रियाँ नहीं हो सकती और वहाँ ज़मीनों की रजिस्ट्रियों पर पाबंदी है। और इन्हीं पाबंदियों के कारण यह जो पेपर आप देख रहे हैं, जिसको मैं कहता हूँ कि ये MOU कराया गया, ये जानते हैं कहाँ कराया गया? ये MOU कराया गया आगरा में। आप करा कह सकते हैं, लेकिन गौतम बुद्ध नगर की ज़मीन के लिए आपने MOU कराया आगरा में जाकर के, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ ज़मीन की ख़रीद फ़रोख्त पर अभी पाबंदी लगी हुई है। और जब पाबंदी लगी हुई है उस दौरान आप ज़मीन बेच रहे हो और बेच करके वो भी 11 करोड़ की ज़मीन जिसका 120 करोड़ के आसपास मार्केट वैल्यू है, आप 25 लाख रुपए में सौदा निपटा देते हो। क्या आपने पूरे सिस्टम को मूर्ख समझा है? ऐसा तो हो नहीं सकता है। अब दूसरा जो मामला है वह भी मैं आपको दिखाऊंगा, वह भी कमोबेश इतने ही का है, लेकिन मैं चर्चा में अपने मेहमानों को शामिल करना चाहता हूँ। कई चीज़ें हैं, बारी बारी से मैं आपके सामने लाऊंगा, लेकिन अभी मैं अपने मेहमानों से परिचय करा दूं आपका। सुधीर कृष्ण, आप फॉर्मर सेक्रेटरी हैं अर्बन डेवलपमेंट के। DS चौहान साहब हैं और फॉर्मर DGP हैं उत्तर प्रदेश के, पूर्व DGP उत्तर प्रदेश। आशीष चंद्र हैं, आप फॉर्मर डिप्टी लीगल एडवाइज़र हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के, ED के, आप ED के सलाहकार रहे हैं। और प्रियंका राणा हैं, आप सोशल एक्टिविस्ट रही हैं और इस तरह के मामलों को आप बार बार उठाती रही हैं। आशीष चंद्र जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, क्या कोई ज़मीन, मैं बाकी सब छोड़ देता हूँ, मोटी मोटी बात जो आम आदमी की समझ में आती है, जिस इलाके में ज़मीन की ख़रीद फ़रोख्त बिक्री रजिस्ट्री पर पाबंदी है उस इलाके में ज़मीन बेची जाती है। मैंने मान लिया कि आपने बेची होगी कोई जुगत जुगाड़ करके। जिस ज़मीन का मार्केट वैल्यू 120 करोड़ के आसपास का है, पेपर पर सर्किल रेट के मुताबिक वह 11 करोड़ 20 लाख की ज़मीन है और सौदा 25 लाख रुपए में किया जाता है। सवाल ये है कि क्या इस तरह का सौदा ब्लैक मनी रोटेशन का संकेत नहीं देता है? देखिए, मेरा ये मानना है कि जहां तक सवाल ब्लैक मनी का है, तो ब्लैक मनी का केस जो है इनकम टैक्स का जुरिडिक्शन बनता है। ठीक है सर। लेकिन PMLA की बात करेंगे, आप मनी लॉन्ड्रिंग की बात करेंगे, तो उसके लिए आवश्यक ये है कि एक FIR हो जिसमें कोई शेड्यूल्ड ऑफेंस हो, और शेड्यूल्ड ऑफेंस होने के बाद उस पैसे से उस अपराध के द्वारा कुछ प्रॉपर्टी प्राप्त की गई हो, जनरेट की गई हो जी। और वो जनरेटेड जो मनी है वो प्रोसीड ऑफ क्राइम माना जाएगा। तो जैसा आपने अभी प्रस्तावना में बताया कि बहुत वाइड स्केल पे फर्जीवाड़ा किया गया इन ऑर्डर टू एक्वायर प्रॉपर्टीज, अगर इसमें FIR है और 120 भी, 420, 467 वगैरह शेड्यूल्ड ऑफेंसेस हैं, पार्ट A ऑफ द शेड्यूल्ड अपेंडेड टू PMLA, तो इसको, ऐसे अपराध को तत्काल मनी लॉन्ड्रिंग PMLA के अंतर्गत ECIR रिकॉर्ड की जानी चाहिए और उसके बाद PMLA में तफ्तीश की जानी चाहिए। बिकॉज मनी जो है इस व्यक्ति के पास जिन्होंने फ्रॉड किया है उनके पास नहीं रहना चाहिए, ये तत्काल ED की कस्टडी में आना चाहिए। तो इसके लिए आवश्यक है, क्योंकि देखिए ब्लैक मनी तो इनकम टैक्स का मामला है, सिविल लायबिलिटी का है, इनकम टैक्स को सीज कर सकती है, उस पर पेनल्टी लगा सकती है। लेकिन अगर इन्होंने शेड्यूल्ड ऑफेंस किया है तो, और शेड्यूल्ड ऑफेंस मोटा मोटी मैं बता रहा हूँ कि जहाँ तक शेड्यूल्ड ऑफेंस का सवाल है, तो जहाँ फर्जीवाड़ा है वहाँ धारा 120 भी, धारा 420 पहले से ही एग्जिस्टेंस में है, तो तत्काल प्रभाव से ED इस मैटर को टेक ओवर कर सकती है, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पे, जैसा आपने अभी अपने प्रस्तावना में बताया कि फर्जीवाड़ा है, तो ऐसा केस ED के परिधि में आना चाहिए और
पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के अंतर्गत इसमें उचित कार्रवाई की जानी चाहिए, जिसमें ये बताया गया है इस एक्ट में कि सर्च सीजर हो सकता है। उसके अलावा प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर पास किया जा सकता है ताकि ऐसे व्यक्ति अपनी इस संपत्ति को, जो धन अर्जित किया है, जो प्रॉपर्टी है, उसको डिस्पोज ऑफ ना कर सके, सो दैट इट शुड नॉट बी डिसिपेटेड। जी सर, मैं अब डीएस चौहान साहब के पास आता हूं। सर, मैं आपके सामने दूसरा मामला रखता हूं। जिस इलाके में रजिस्ट्री की मनाही है, जिस इलाके में आदेश है सरकार की तरफ से, एडीएम की तरफ से कि वहाँ रजिस्ट्रियाँ नहीं होंगी, और वो आदेश जो है 9 जून 2015 का है, और 2025 की, मैं आपको 24 की रजिस्ट्रियाँ दिखाता हूँ सर। ये जितने लोगों का है, सवाल मेरा दूसरा है सर, जो रकबा है उस प्लॉट का, उस रकबे से ज़्यादा प्लॉट काट करके और ज़मीनें बेची गई हैं। जाहिर है, फ़र्ज़ कर लीजिए कि 10 एकड़ ज़मीन है, लेकिन ज़मीन उसी प्लॉट पर 226 नंबर खसरा पर उससे कहीं ज़्यादा बेची गई हैं। यह इस बात का संकेत है कि ज़मीन जब आप बेचते हैं तो आप बेच कहीं और रहे हैं, पोजीशन कहीं और दे रहे हैं। और इस तरह के कई सबूत मेरे पास हैं कि आपने एक खसरा नंबर पर प्लॉट बेचा है, आपने पोजीशन कहीं और दिया है। सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़ा दिलाने का यह तरीका भी है और यह भी गैर कानूनी है। लैंड से ज़्यादा, एलोकेटेड लैंड, जो प्रिस्क्राइब्ड लैंड है, उससे ज़्यादा ज़मीन बेची जा रही है। इसका मतलब ये है कि उन ज़मीनों का कब्ज़ा किसी और ज़मीन पर दिलवाया जा रहा है, और वो ज़मीनें अथॉरिटी की ज़मीनें। यशवंत जी, आपका कहना सही है कि जो लैंड का रकबा मान लीजिए 1 एकड़ का है और बेचने के बाद में कब्जा 1.5 एकड़ का दिया जा रहा है, तो ये गवर्नमेंट एक्सचेकर को बहुत बड़ा लॉस किया जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, अंडर प्राइसिंग की जा रही है, ये भी गवर्नमेंट का रेवेन्यू का लॉस है। मैं आपकी रिपोर्ट देखकर थोड़ा हैरान हूँ कि जो हमारे सब रजिस्ट्रार होते हैं, रजिस्ट्रेशन जो करते हैं प्रॉपर्टीज़ का, जब सर्कल रेट के हिसाब से 11 करोड़ प्लस उसकी वैल्यू है, तो 25 लाख में जो कोई आदमी बेच रहा है, तो उसी समय वो लोग तुरंत, उनका एक रेड फ्लैग उसको रेज करते होना हैं, चाहिए। बिल्कुल सही सर। और इसको आसानी से रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं, वो दोबारा उसको चेक कराते हैं। ये कैसे कर दिया गया? तो निश्चित रूप से कोई न कोई इन्फ्लुएंस यूज़ किया गया है, तभी ये किया गया है इस तरह की प्रॉपर्टीज़ को जो है। और जो नोएडा अथॉरिटी के ऑफिशियल्स हैं और उनके रेवेन्यू ऑफिशियल्स भी होते हैं, जो उनकी नोएडा अथॉरिटी की लैंड की निगरानी करते हैं, देखते हैं कि कोई कब्जा तो नहीं हुआ है, किसी को बेच तो नहीं दिया गया है गलत तरीके से, तो उन्होंने अपनी एक्सरसाइज करनी चाहिए। और ये सतत करने वाली एक्सरसाइज होती है। उसका ये नहीं होता है कि वो 6 महीने बाद होगी या 8 महीने बाद होगी, वो तो एवरी डे उनको करना होता है, अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर ध्यान रखना पड़ता है। तो सीमिंगली जो नज़र आ रहा है, ये बहुत बड़ा इसमें एक स्कैम है जिसमें कार्रवाई की आवश्यकता है। ईडी विल स्टेप इन व्हेन एफआईआर इज रजिस्टर्ड, कि आपने गवर्नमेंट एक्सचेकर को लॉस किया है, फॉल्सिफिकेशन किया है, तो उसकी मुकदमा जैसे ही दर्ज होगा, ईडी इसको टेक ओवर कर लेगी। और ये ईडी के लिए निश्चित रूप से एक फिट केस है फॉर देम टू इन्वेस्टिगेट, ये कहाँ से पैसा आया, कहाँ से इसके जो सोर्सेस हैं, जो अदर देन लीगल चैनल्स कैसे पेमेंट किया गया, उसको इन्वेस्टिगेट करने की आवश्यकता है। क्योंकि बैंकिंग चैनल से नहीं पेमेंट किया गया है, 25 लाख ही केवल बैंकिंग चैनल से किया गया है, तो ये भी इसमें इन्वेस्टिगेशन डिजर्व करता है और इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए, और इसकी जांच पड़ताल बहुत गहराई से होनी चाहिए। रही बात इंस्टीट्यूशन की, जो आपने कहा था कि महर्षि संस्थान की जो इंस्टीट्यूशन है, मैं नोएडा में एसएसपी रहा हूँ, और महर्षि महेश योगी बहुत बड़े संत थे, बहुत बड़ा नाम था उनका। जो एक ट्रांसडेंटल मेडिटेशन का जो उनका एक्सपर्टाइज था, उसको सीखने के लिए काफ़ी विदेश से लोग आते थे। और जब मैं एसएसपी था, तो इस संस्थान की जो यूनिवर्सिटी है इनकी, इसमें एक अमेरिकन सिटीज़न जो है वो उसको हेड करता था, और बहुत वो पढ़े लिखे प्रोफेसर थे और आए थे, और शुरुआत में काफ़ी लोगों ने अच्छा काम भी किया यहाँ पर। अब ऐसा प्रतीत होता है, जिस तरह की ये रिपोर्ट्स आ रही हैं, कि ये गलत हाथों में चली गई यूनिवर्सिटी। जो लोग ऐसे धार्मिक संतों के नाम का मिसयूज़ करते हैं, इनके खिलाफ तो बहुत कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि न केवल गवर्नमेंट का लॉस हो रहा है, एक पब्लिक फेथ का भी लॉस होता है, और पब्लिक फेथ का लॉस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
पैसे की भरपाई सरकार कर लेगी, लेकिन पब्लिक फेथ के लॉस की कैसे करेगी? कि एक बड़े संत की संस्था में भी इस तरह के काम होते हैं, ये देखने लायक बात है। हमारे दो मेहमान DS चौहान साहब और आशीष चंद्र साहब, आप दोनों का ओहदा बहुत बड़ा रहा है। DS चौहान साहब उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया रहे हैं, आप DGP रहे हैं। आशीष चंद्र जी ED इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट उसके एडवाइज़र, लीगल एडवाइज़र रहे हैं। और हमारे दोनों मेहमान कहते हैं कि ED के लिए फिट केस बनता है जब आप 11 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम की ज़मीन 25 लाख रुपए में बेच रहे हो, सौदा कर रहे हो, उसी समय जो हमारा सिस्टम है उसके एंटीना को हिलना चाहिए था, काम करना चाहिए था। और मैं दोबारा आपको दो बातें साफ करना चाहता हूँ। ये आदेश सरकारी है और सरकारी आदेश कहता है कि 2015 का कि आप रजिस्ट्री उस इलाके में नहीं करा सकते हैं जिसको भंगेल और गाज़ियाबाद के आसपास का इलाका माना जाता है। चूँकि रजिस्ट्री की बनाई थी, मैं फिर बता रहा हूँ, इसलिए आप देखिए ये आगरा है। आगरा में जा कर के आपने MOU करवाया। MOU महर्षि संस्थान ने राहुल भारद्वाज को ऑथराइज़ किया अपने बोर्ड रिलेशन के जरिए, और राहुल भारद्वाज ने अपनी तरफ से अनुज गौड़ को ऑथराइज़ किया। ये MOU राहुल भारद्वाज और अनुज गौड़ का है, आगरा में करवाया गया है। क्यों करवाया गया? क्योंकि यह जो यहाँ का आदेश था, यह आदेश इस बात की मनाही करता है कि यहाँ कोई ज़मीन बिकेगी। और उसके बाद आपने ज़मीन बेची, 11 करोड़ की ज़मीन आपने 25 लाख रुपए में सौदा पटा लिया। और यह जो 11 करोड़ की ज़मीन जो उस समय 120 करोड़ की बताई जा रही है, यहाँ ऊपर दिखाइएगा, ये है, ये 11 करोड़ से ऊपर की ज़मीन 120 करोड़ से मार्केट वैल्यू था, उस समय आपने 25 लाख में सौदा किया है। और हमारे दोनों मेहमान कहते हैं कि ED के लिए फिट केस बनता है। और जब मनाही है उस दौरान आप कई तरह के ये जो शिकायतें हैं, इन शिकायतों में ये कहा गया है कि दरअसल उन ज़मीनों का पर कब्ज़ा है और उन ज़मीनों की रजिस्ट्रियाँ की जा रही हैं। और रजिस्ट्री करने के लिए महर्षि संस्थान या उसके बोर्ड रेजुलेशन के जरिए कोई भी आदमी जो ऑथराइज़ किया गया है वो इलीगल है, बावजूद इसके वो सब कुछ चलता रहा। तो ऐसा कैसे चल सकता है? यानी कि जो नोएडा अथॉरिटी है, जो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रार जो रजिस्ट्री करते हैं, इन सबों को क्या नहीं पता है? इन सबों ने आंख बंद करके रखा हुआ है, कान में तेल डाला हुआ है। ऐसा तो हो नहीं सकता है। इसलिए एक बहुत बड़ी साठ गांठ की बू आती है और उसके सबूत दिखते हैं। बू क्या आती है, यह तो मैं थोड़ा सा एहतियात बरतने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन अगर पत्रकारिता के हवाले से कहूँ तो ये बहुत बड़े सबूत हैं। और ये रजिस्ट्रियाँ एक दो नहीं हो रही हैं, रजिस्ट्री दर रजिस्ट्री जो है वो हो रही है। और अब 2025 की रजिस्ट्रियाँ हैं, तो लगातार उस इलाके में। और एक बात आपको मैं फिर बता दूं कि उस पूरे भंगेल में या गाज़ियाबाद या उसके आसपास के इलाके में, मैं अपने प्रोड्यूसर को बोलूँगा कि बाकी जो दो इलाके हैं उनको भी आप मुझे बताइएगा, एक समुदाय विशेष के लोगों को ज़मीनें दी जा रही हैं, एक समुदाय विशेष के लोग वहाँ मकान बना रहे हैं। वो पूरा का पूरा इलाका जो है एक समुदाय विशेष के वर्चस्व का इलाका बनता चला जा रहा है। चूँकि बहुत आसानी से उनको बरगलाया जा सकता है, गलत काम के ज़रिए उनको मकान दिया जा सकता है, गलत करने पर उनको भी कोई बहुत परवाह नहीं होती होगी। और जब वो पूरा बस जाएगा तो एक समुदाय विशेष के खिलाफ कोई सरकारी कार्रवाई होगी तो वो मुद्दा दूसरा बन सकता है। इस लिहाज से भी शायद वहाँ उनको बसाया और ज़मीन बेचा जा रहा है। ये एक अलग तरह का एंगल है इस पूरे मामले में। मैं सुधीर कृष्ण साहब आपके पास आना चाहता हूँ, चूँकि आप तो फॉर्मर सेक्रेटरी रहे हैं अर्बन डेवलपमेंट के। क्या डेवलपमेंट के कोई नियम कायदे नहीं? तो अथॉरिटी 8,000 करोड़ से ऊपर की अथॉरिटी है नोएडा अथॉरिटी, और इसके पास अर्बन डेवलपमेंट यानी कि आप लैंड यूज़, मकान बनाना, सीवर लगाना, पूरी टाउन प्लानिंग आपके पास होती है, मेंटेनेंस तक का काम आपके पास होता है। एक आदमी अपनी बालकनी थोड़ी आगे बढ़ा ले तो बालकनी टूट जाती है। कोई आदमी अपना बगीचा, नीचे का गार्डन जो है ना, उसको थोड़ा आगे बढ़ा ले तो वो ध्वस्त कर दिया जाता है। ये सैकड़ों एकड़ ज़मीन लूटी जा रही है, किसी के नाम पर कोई आके कहीं रजिस्ट्री कर रहा है। और महर्षि संस्थान जो है, ऐसा लगता है कि कानून उसने अपने हाथ में रखा हुआ है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। क्या अर्बन डेवलपमेंट ऐसे चलता है? कि जो नोएडा जैसी अथॉरिटी है वो संस्थागत भी भूमि का अलॉटमेंट करते हैं। संस्थागत यानी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं या स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशंस हैं। इन सब के लिए बड़े पैमाने पे
लैंड अलॉट करते हैं, 50 एकड़ से लेके 500 एकड़ या उससे भी अधिक की ज़मीन देते हैं, वो इसलिए कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को इसलिए देंगे जिससे जनता को एजुकेशनल फैसिलिटी मिले, और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए देते हैं कि औद्योगिक प्रगति हो, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, स्पोर्ट्स के लिए लैंड अलॉट करते हैं जिससे कि खेल कूद को प्रोत्साहन मिले इत्यादि। सर तो ये जो प्रोजेक्ट आती है जिसके लिए लैंड अलॉटमेंट के प्रपोजल आते हैं, वो साथ में प्रोजेक्ट रिपोर्ट देते हैं कि इसमें हम स्पोर्ट्स की फैसिलिटी इतनी करेंगे, और साथ साथ में केवल स्पोर्ट्स के अलावा लोगों को रहने की भी जगह देने के लिए रेजिडेंशियल, कमर्शियल, वो सब भी, और भी हॉस्पिटल बनेगा, वो सब का एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के देते हैं। जितना बड़ा लैंड का एरिया हो उतनी बड़ी पुलिस स्टेशन बनाएंगे, बहुत कुछ इसमें बना के देना होता है। तो अब जो आपका प्रश्न ये है, या आपका जो फाइंडिंग है कि मिसयूज़ किया गया लैंड, जिस काम के लिए अलॉट हुई उसके अलावा उसको लेके उसको बेचा जा रहा है, तो ये मुद्दा जो है, आपको ये भी मैं बताऊं कि अगर हम ध्यान से गूगल सर्च करें तो हम पाएंगे कि ये केवल एक अकेला मुद्दा नहीं है। जो भारत के महालेखापाल हैं, अकाउंटेंट जनरल, कंप्लेंट C&AG ऑफ इंडिया है, उनकी रिपोर्ट में हम नोएडा की ही बात करेंगे, वैसे तो हर एक अथॉरिटी के बहुत से और बारे में ऐसी आपको रिपोर्ट मिल जाएगी कि दर्जनों केस हैं बड़े बड़े लैंड अलॉटमेंट नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के, जिसमें के लैंड अलॉटमेंट के जो भी सिद्धांत पे भूमि का आवंटन किया गया वो उसकी पूर्ति नहीं हुई है। बहुत जगह पर लोगों ने अपने लीज रेंटल भी सालों तक नहीं दिए। तो उसमें रूल में ये लिखा हुआ है कि अगर आप वायलेट करेंगे अलॉटमेंट कंडीशंस को या लीज रेंटल रेगुलर नहीं देंगे तो लैंड विल बी रिज्यूम्ड, और कुछ पेनल्टी काट के आपको पैसे वापस करेंगे और लैंड को रिज्यूम कर लेंगे एट दी ओरिजिनल प्राइस, नॉट मार्केट प्राइस। तो ये करके जो है अकाउंटेंट जनरल ने ये पाया, ये गूगल में लिखा हुआ, आप देख लेंगे। उनकी रिपोर्ट तो फिर सुप्रीम कोर्ट में भी गई, किसी केस में हाई कोर्ट के निर्देश पर स्पोर्ट्स सिटी सेक्टर 150 नोएडा में तो बाकायदा FIR भी फाइल हुई है। तो ऐसे बहुत से केस हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हम एक एक केस का इंतजार ना करें और ट्रांसपेरेंट दृष्टिकोण से RTI एक्ट के भावना के अनुसार, उसकी स्पिरिट के अनुसार जितने लैंड, सारी, मैं नोएडा की बात नहीं कह रहा हूँ, जितने लैंड अलॉटिंग अथॉरिटी हैं उनको चाहिए कि वो जितने उन्होंने इंस्टीट्यूशनल अलॉटमेंट किए हैं उसका विवरण अपने अपने पोर्टल पर डाल दें और उसमें बताएं, क्योंकि बड़े अलॉटमेंट जो होते हैं वो व्यक्तिगत नहीं है, वो जनता की भलाई के लिए की दिए। अगर आपको एक अपना प्लॉट अलॉट होता है तो आपकी भलाई के लिए, जनता की भलाई के लिए उतना नहीं जितना आपकी भलाई के लिए, लेकिन इंस्टीट्यूशनल अलॉटमेंट जो है वो जनता की भलाई के लिए किए जाते हैं। तो जनता को उसके बारे में सूचना देना जो है वो बिल्कुल RTI एक्ट की भावनाओं के अनुरूप है। तो मैं तो ये सुझाव दूंगा कि नोएडा अथॉरिटी समेत सभी अथॉरिटी जो है वो जितने उन्होंने इंस्टीट्यूशनल अलॉटमेंट किए हैं उसका विवरण अपने पोर्टल पर डाल दें, जिससे कि सबसे बड़ा जो निगरानी करने वाली संस्था है, अकाउंटेंट जनरल से भी बड़ी संस्था है, वो जनता स्वयं है। जनता को जब मालूम होगा कि ये ज़मीन जो है ये इस उद्देश्य के लिए अलॉट हुई है, उसके ये लिमिटेशंस हैं या कंडीशंस हैं और वायलेट हो रहा है, तो उससे बात आगे बढ़ेगी। वरना एक केस निकलेगा और 99 केस जो है वो ऐसे इंतज़ार करते रहेंगे, तो जो अच्छी बात नहीं है। तो आप, और लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने जो बताया, मुझे पता नहीं है फैक्ट, लेकिन आपने कहा है तो उसके हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि 11 करोड़ की ज़मीन 25 लाख में रजिस्टर हो ही नहीं सकती, कोई संभव नहीं है। और अगर किसने किया है तो ऐसा तो कोई, इसका मतलब यह है कि कोई आदमी कानून से खेल रहा है, तो कानून से बहुत से लोग खेलते हैं, वो भी खेल रहे हैं, तो जो कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी है वो उसको भी मिलेगी। तो ये तो असंभव चीज़ है। 11 करोड़ की सर मेरे हाथ में है, और मैं एक और आपको दिखाना चाहता था, ये सर्कल रेट वैल्यू 11 करोड़ 22 लाख, टोटल सेल कंसिडरेशन 25 लाख रुपए। तो इसमें सर और एक और ऐसा ही सर है जिसमें 11 करोड़ का वैल्यू है, 10 करोड़ 80 लाख का है, वो भी 25 लाख रुपए में ही डील हुई है। तो जाहिर है कि यह 25 लाख रुपए की डील मेरे सारे मेहमान कह रहे हैं, और आप सारे सीजन्ड लोग हैं जिनकी बहुत इज्जत है, आप सभी बहुत अनुभवी लोग हैं, तेवरदार लोग हैं। DS चौहान साहब पूरा करियर एक तेवरदार, ईमानदार पुलिस अधिकारी का रहा है। बाकी जो मेरे मेहमान हैं वो सब एक लंबे अनुभव के साथ हैं,
और उनके पास जो तजुर्बा है उसके आधार पर ये कह रहे हैं कि ये सरासर धांधली हो रही है। और मैं, आप जो हमारे व्यूअर हैं, दर्शक हैं, नोएडा में आप ज़मीन लेते हैं और नोएडा में जब कभी ज़मीन लें, भंगेल का इलाका है, सलारपुर खादर का इलाका है, उन सभी इलाकों में कोई प्लॉट लेते हैं तो आप जाएंगे तो आप पूरा पड़ताल कीजिए, जांचिए, परखिए। आप अपनी गाढ़ी कमाई कहीं भी जाकर के मत डुबोइए। यह जो हमारी लड़ाई है सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम किसी महर्षि संस्थान के खिलाफ है। महर्षि संस्थान हमको इसमें सबसे बड़ा किंगपिन लग रहा है, लेकिन वो एक आम आदमी की गाढ़ी कमाई, उसके सपनों पर बुलडोज़र चला रहा है, उसको डुबो रहा है, उसको फंसा रहा है। और यह सरासर नाइंसाफ़ी है, गैर कानूनी है और व्यवस्था के भीतर बहुत बड़ी खोट है, जिसके कारण ऐसा कुछ हो रहा है। मैं चौहान साहब आपके पास आना चाहता हूँ। प्रियंका, मैं आऊँगा आपके पास। सर, आम आदमी कहता है कि हम चलते हैं भंगेल में और सलारपुर खादर में, वैसे भी वहाँ रजिस्ट्रियाँ पहले बंद हैं 2015 के फैसले के मुताबिक। वो जाता है, पता करता है। मुझे भी कई लोगों ने फ़ोन किया कि सर आप बताइए, आपका शो चलता है, ये प्लॉट है इसी भंगेल में, सलारपुर खादर में। अगर वो आदमी जाता है अथॉरिटी में, यही महर्षि की ज़मीन लेकर के, वही पेपर लेकर के, अथॉरिटी के लोग अगर ऐसे ही कर रहे हैं तो फिर उसके नाम पर भी कहीं ना कहीं रजिस्ट्री हो जाएगी। पता चलता है कि अथॉरिटी की ज़मीन महर्षि संस्थान किसी और आदमी को ऑथराइज़ की है, बोर्ड रजिस्ट्रेशन जरिए उसने किसी और के नाम एमओई किया है, उसने जाकर के उन लोगों को रजिस्ट्री कर दी। यह पूरा जो गड़बड़ झाला है सर, ये तो चलता रहेगा। आम आदमी तो पिस गया, उसने प्लॉट लेकर समझा कि हमने तो काम ठीक कर लिया, लेकिन दरअसल उसने कुछ नहीं किया, उसको तो डुबो दिया गया। इसमें एक चीज मेरे विचार आ रहा था मेरे मन में सर कि अगर बैन है रजिस्ट्री पे, तो रजिस्ट्री क्यों हो रही है? तो उसमें ये फाइन प्रिंट देखना पड़ेगा, जो ऑर्डर है गवर्नमेंट का, कि कौन कौन से इलाके में, बंगेल इज अ बिग एरिया, इट्स अ बिग विलेज, तो बंगेल में, सलारपुर में कौन कौन से इलाके में, कौन से नंबर्स में उन्होंने प्रोहिबिट किया है कि वहाँ खरीद फरोख्त नहीं हो सकती, ये देखना पड़ेगा। और नंबर 2, जो नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी हैं, उनको मिनिमम तो ये तुरंत करना चाहिए, कैंप लगाकर और इसका वेरिफिकेशन स्टार्ट कर देना चाहिए कि कौन कौन सी ज़मीन जो बैंड एरिया में थी, जिसमें रोक लगी हुई थी और इसमें सेल परचेज किया गया है, तो उसको वो लोग जरूर तुरंत इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दें और अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स फाइल करें। क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस है कि सर, ये क्राइम जो है ये कभी पे नहीं करता है, और आज नहीं तो कल ये इसका जो भूत है, घोस्ट है क्राइम का, वो आता है आपको घेरने के लिए। तो कार्रवाई तो इसमें निश्चित रूप से होगी, आज नहीं होगी तो कल होगी। तो इसलिए लोगों को इस पे बहुत फूक फूक कर कदम रखना चाहिए, इसको वेरीफाई करना चाहिए, और अथॉरिटी के अधिकारियों को भी इसमें बहुत एप्लीकेशन ऑफ माइंड कहते हैं उसको, माइंड अप्लाई करके ही इसमें अपने एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस लेने चाहिए। सर, 2 ये रजिस्ट्रियाँ हैं और एक रजिस्ट्री सर ये है 10 करोड़ 28 लाख की, और यह भी जो डील हुई है, सौदा हुआ है 25 लाख रुपए में हुआ है। इसका भी मार्केट वैल्यू 100 करोड़ से ऊपर का है। और दूसरी रजिस्ट्री जो मैं आपको पहले दिखा रहा हूँ 11 करोड़ 22 लाख का है, यह भी 25 लाख में सौदा हुआ है और इसका भी 120 करोड़ के आसपास मार्केट वैल्यू बताया जाता है। यह दोनों रजिस्ट्रियाँ आपके सामने हैं और दोनों का मार्केट वैल्यू, एक का 11 करोड़ से ऊपर है, एक का 10 करोड़ से ऊपर है, और दोनों का सौदा 25 लाख रुपए में हुआ है। लेकिन दोनों का जो रेवेन्यू है, जो रजिस्ट्रेशन फीस है, वो उतना चुकाया गया जितना गवर्नमेंट को चुकाया जाना चाहिए। यानी कि बाकी जो पैसे हैं उनकी लेन देन कैसे हुई होगी या किसी की भी समझ में आसानी से आ सकता है। इसके लिए किसी रॉकेट साइंस की ज़रूरत है ही नहीं। प्रियंका, में आपके नहीं, पास अगर यशवंत जी आप जैसे कह रहे हैं कि 25-25 लाख रुपए दिए गए हैं, तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू सही तरीके से नहीं चुकाया गया है। अच्छा, इसमें भी सर लूट है। हाँ, सर्कल रेट से आप कम में रजिस्ट्री नहीं कर सकते हैं, वो रजिस्ट्रार विल बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर दैट। अभी सुधीर कृष्णा साहब ने कहा कि इट इज़ नॉट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, यू कांट डू इट। आई एम वेरी सरप्राइज कि इन्होंने कैसे कर दिया है। इसमें बहुत फाइन प्रिंट इसका पढ़ना पड़ेगा, तब इसके पता चलेगा कि व्हाट इज़ द फ्रॉड दे आर डूइंग। You can't do it like this. मैं सर एक काम ज़रूर करूंगा, आप चूँकि बहुत सीजन लोग हैं, बहुत अनुभवी हैं, इस तरह के मामलों को लगातार जीवन भर पूरे करियर में आपने देखा है, परखा है, जाना है, लोगों को सलाखों के पीछे डाला है, सज़ा दिलवाई है। एक बड़ा बोर्ड में आप लोगों का ही बिठाना चाहता हूं, क्योंकि यह हज़ारों लोगों के इंटरेस्ट का मामला है। लोग
मकान लेते हैं, दुकान लेते हैं, ज़मीन लेते हैं, लेकिन वो सब कुछ फर्जी है। अगर धांधली है तो फिर आप सबों को बिठा करके इन सारे पेपर्स को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, एक पड़ताल करना चाहता हूँ, और मैं इससे आश्वस्त हूँ, मेरी पूरी टीम से आश्वस्त है कि ये है। लेकिन आप लोगों के ज़रिए अगर यह बात जाएगी तो ये कहीं ज़्यादा ऑथेंटिक होगी, और इस बोर्ड को मैं बनाऊंगा और बिठाऊंगा और सारे पेपर उनके सामने रखूंगा कि ये स्थितियाँ क्या हैं और ये अराजक हैं। मैं जो पहले कह रहा था कि जो संभव नहीं है, जो आप सोच नहीं सकते हैं, वो हो रहा है। कानूनन जो बिल्कुल नहीं हो सकता है वह सब कुछ कानूनन किया जा रहा है। जिस तरह की अराजक स्थितियां आपने कभी नहीं देखी होंगी, उस तरह की अराजकता आपको यहाँ नज़र आती है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि यह जो कुछ भी हो रहा है, और ख़ास करके महर्षि संस्थान, मैंने तो एक देखा, फिर दूसरा एजुकेशन माफिया है, ये तीसरा ये आदमी इस तरीके से लोगों को लूट रहा है और ब्लैक मनी का धंधा आ रहा है। मैं प्रियंका आपके पास आना चाहती हूँ क्योंकि आप सोशल एक्टिविस्ट हैं और लोगों के इंटरेस्ट की खातिर आप लगातार लड़ती रहती हैं। ज़मीन का है, मकान का है, बाकी जो उनके वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं। इस तरह के मामले आपने देखे हैं या फिर इस तरह के मामलों का आपका साबका पड़ा है, आपने लड़ाई लड़ी है? जी, और मुझे बिल्कुल ताज्जुब नहीं है। इस तरह की धांधली, इस तरह के फर्जीवाड़े आम है और आपको जगह जगह पे हर जगह मिल जाएंगे, चाहे आप गाजियाबाद, नोएडा, आपके हाई राइज सोसाइटी, आप कहीं भी चले जाइए। सरकारें बदलती हैं लेकिन जो अधिकारी हैं वो वहीं रहते हैं, करप्शन वही है। और जिस तरह से चीज़ें होती हैं और जितना बड़ा आप फर्जीवाड़ा दिखा रहे हैं, फर्जी रजिस्ट्रियां तक मैंने देखी हैं, और फर्जी रजिस्ट्रा भी ऐसी होती हैं जिनको आप पता लगाना और उनके पेपर्स एक आम आदमी के लिए बहुत पॉसिबल नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। और इसी तरह से वो फंस जाते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो मैंने देखे, बड़े बड़े सरकारी अधिकारी ऐसे फर्जीवाड़े में फंसे हुए हैं, सालों से केस लड़ रहे हैं और वो उनकी ना तो घर मिल रहा है, उनका रिटायरमेंट भी हो गया है, और कई तो ऐसे हैं जो मतलब उनकी डेथ हो चुकी है, उनके जो परिवार वाले हैं अब वो केस लड़ रहे हैं। तो इस तरह की चीजें हैं हमारे देश के अंदर और हर कुछ पॉसिबल है, क्योंकि आपके जो सरगना हैं, जो आपके संरक्षक हैं, वो बड़े बड़े लोग होते हैं। ये इतना बड़ा फर्जीवाड़ा आप सिर्फ कुछ लोग मिलकर नहीं कर सकते हैं, कहीं ना कहीं उनके लंबे हाथ होते हैं। नीचे की आपकी छोटी मछलियां आप पकड़ लेते हैं। 2-3 केसेस तो मैंने भी हाईलाइट किए थे, लेकिन फिर क्या होता है, आप धक्के खाते रहिए, कंप्लेंट्स दीजिए, लेकिन उसके बाद ऊपर वाले जो होते हैं वो दफा करवा देते हैं केस को, और वो केस चलते रहते हैं, कुछ नहीं होता है। हालांकि हम लोगों के ऊपर उल्टा केस हो जाते हैं, हम लोगों को कोर्ट कचहरियों में जाना पड़ता है। आज भी बहुत सारे केसेस जो है मैं लड़ रही हूँ, लेकिन बात वही होती है ना कि इस तरह की चीजें हाईलाइट होती हैं। हाईलाइट होने के बाद आप इसको कीजिए, लेकिन जो यही बड़े लोग होते हैं, बड़े तबके वाले रसूलदार होते हैं, इन्फ्लुएंशियल लोग जिनको हम बोलते हैं, वो आकर के इनको किस तरह से दबा दिया जाता है, ये पहला नहीं है। बहुत सारे आप सोचिए, इंस्टीट्यूट के अंदर ये सब चीजें हो रही हैं, फर्जी डिग्री तक दी जा रही हैं। किस तरह से लोगों के पैसों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, बच्चों के कैरियर के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और वो लोग जो फंस जाते हैं। अभी सर ने बोला कि आज नहीं तो कल जो है इनके ऊपर एक्शन होगा, लेकिन तब बात ये आती है कि जो लोग फंस जाते हैं उनकी तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है, उनका पूरे जीवन भर का जो पैसा है वो डूब चुका होता है। फिर वो कहाँ जाएं, कैसे करें, क्योंकि उनके तो मतलब ये होता है ना, पूरा जो उन्होंने जीवन भर की पूंजी है वो तो लग गई। अब वो कब उन पर एक्शन होगा, और होगा भी कि नहीं होगा, क्योंकि इतने रसूखदार जो होते हैं, आप सोचिए एक इंस्टीट्यूशन के जो लोग हैं कितने पैसे वाले होते हैं, उनके पास किस तरह के सोर्सेज होते हैं, कहाँ कहाँ तक उनकी पहुंच होती है। आप उनके साथ लड़ेंगे भी तो एक आम नागरिक जो है कितने साल लड़ता रहता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। अभी भी मैं आपको बोलूं, आप नोएडा और आपके जितने भी हाई राइज बिल्डिंग है उन पर भी एक बार स्टिंग ऑपरेशन कर लीजिए। सारे जितने भी आपके अप्रूव्ड मैप हैं उसमें आपको फर्जीवाड़ा दिखेगा। अप्रूवल होगा 10 या 12 मंजिल का, प्रियंका, मैं वही आपको बता रहा हूँ कि जिस प्लॉट को किसी को पीछे, यानी कि मेन रोड से पीछे अलॉट किया गया, उसका कब्जा जो है रोड के किनारे, जो एक 60 मीटर चौड़ी रोड है उसके किनारे दिया गया। जो वीडियो अभी मैं दिखाना चाहता हूँ वो वीडियो कि आप वहाँ मॉल बन रहा है, वहाँ बिल्डिंग खड़ी हो रही है, आपको रजिस्ट्री आपको ही पिछले प्लॉट में आपको कब्जा दिया जा रहा है। सड़क के पास लिखा गया है कि वहाँ 600 मीटर दूर है वो प्लॉट, सड़क से, मेन रोड से 600 मीटर दूर होने के
लिखे होने के सबूत के बावजूद मेन रोड पर आपको कब्जा दिया जाता है, मॉल बनता है। मैं आशीष चंद्र जी, जब आप कह रहे हैं कि ये ईडी के लिए बहुत फिट केस है, ईडी जब किसी केस को टेकअप करती है, उसमें घुसती है, तो जाहिर है सिर्फ वही नहीं कि महर्षि संस्थान जैसा लुटेरा ही नहीं, बल्कि उस समय जो अधिकारी होंगे, उस समय जो रजिस्ट्रार होंगे, बाकी जो पूरा एक नेटवर्क होगा, जितनी कड़ियाँ उसमें आती हैं, उन सब कड़ियों को जांच के दायरे में लाया जाता होगा, पूछताछ सबसे की जाती होगी, दस्तावेजी सबूत और बाकी एविडेंस वहाँ से जमा किए जाते होंगे। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस तरह के जो हाई लेवल के फ्रॉड होते हैं उसमें, जैसा डीजीपी साहब ने बताया, तमाम लोग इन्वॉल्व रहते हैं, पब्लिक सर्वेंट का भी कंट्रीब्यूशन रहता है। तो जब ईडी इन्वेस्टिगेट करता है तो सबसे पहले ये देखता है कि कौन कौन से लोग हैं, पब्लिक सर्वेंट, प्राइवेट पर्सन, जो उस तरह के फ्रॉड से लाभान्वित हुए हैं, जिन्होंने प्रोसीड्स ऑफ क्राइम एक्वायर किया, फायदा उठाया जी, वो सब लोग प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 की परिधि में आ जाते हैं। और इस एक्ट में सबसे बड़ी बात है टू रिकवर मनी, जो भी उन्होंने प्रोसीड ऑफ क्राइम अकेले हजम किया हुआ है या मिल बांट के हजम किया है, वो सारा पैसा ईडी के पास अधिकार है कि उसको अटैच कर ले, सीज कर ले, और एक प्रोसेस दिया हुआ है। उस प्रोसेस के अनुसार उनको सर की आवाज़ अभी ऑडियो में कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस रजिस्ट्री के कागजात में आपको दिखा रहा हूँ, मैं फिर दोहराना चाहता हूँ, इतनी बड़ी धांधली, ऐसी अंधेर गर्दी आप देखते नहीं होंगे, लेकिन ब्लैक मनी को रूट करने का ऐसा बड़ा सबूत भी आपको नहीं मिल रहा होगा। मेरे जितने भी मेहमान हैं कर रहे हैं कि ये ईडी की जांच के लिए फिट केस है। और अभी हमारे मेहमान आशीष जी कह रहे हैं कि ईडी जब इसमें आएगा तो जितने भी लोग हैं सबको उस घेरे में लाया जाता है, जांच सबकी होती है और रिकवरी होती है उस पैसे की। अब यह दोनों जो रजिस्ट्रियाँ हैं 11 करोड़ रुपए उनका, आप देखिए सर्कल रेट, और सर्कल रेट कहता है कि 10 करोड़ 28 लाख है। उस समय 100 करोड़ से ऊपर इस ज़मीन का मार्केट वैल्यू था। मार्केट वैल्यू 100 करोड़ से ऊपर है। आपने उसको जो सर्किल रेट है उसके आधार पर 10 करोड़ से ऊपर कहाँ का है, और सौदा आपने 25 लाख रुपए में किया है। ये जो मैं दूसरी रजिस्ट्री आपके सामने रखे हूँ, ये 11 करोड़ 20 लाख की रजिस्ट्री है, और उस समय इस ज़मीन का सर्कल रेट तो छोड़िए 11 करोड़ है, मार्केट वैल्यू 120 करोड़ था। 120 करोड़ मार्केट वैल्यू जिस ज़मीन की थी, उस ज़मीन को सर्किल रेट के आधार पर एसेस किया गया 11 करोड़ 22 लाख, और हिसाब किताब फाइनल कर दिया गया, निपटा दिया गया 25 लाख रुपए में। सरकार को 5% आपने रजिस्ट्रेशन फ़ीस दी है, और वो फीस जो है वो 56 लाख रुपए की है। लेकिन तब भी डीएस चौहान साहब कह रहे हैं कि इसमें भी सरकार के रेवेन्यू को चपत लगाई गई है, यानी कि सरकारी ख़जाना को आप चपत लगा रहे हैं, आम आदमी को धोखे में रखे हुए हैं, उसकी गाढ़ी कमाई को आप लूट रहे हैं, सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा करके आप किसी और के ज़रिए, किसी और के माध्यम से किसी और को बेच रहे हैं। ये जो अराजक स्थितियां हैं, ये सरासर अंधेर गर्दी का सबूत दे रही हैं, और हमारे सारे मेहमान कह रहे हैं कि इसमें बड़ी जांच की ज़रूरत है। नोएडा अथॉरिटी को सारे पेपर्स लेकर के और उसके बाद उन पर क्लैरिटी देनी चाहिए। ईडी को इस मामले में आकर के जांच करनी चाहिए। फिट केस टू ईडी है। और सरकार को, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बार बार कहा है कि ज़मीन का जो लुटेरा है, जो माफिया है, वो उनके राज्य में नहीं रह सकता है। पिछली बार उन्होंने ऐलान किया था 60-63 हज़ार एकड़ ज़मीन लोगों ने छोड़ दी थी क्योंकि उनके ऊपर कब्ज़ा था। लेकिन जो गौतम बुद्ध नगर और गाज़ियाबाद में बैठा हुआ माफिया है, वो अभी भी आँख में धूल झोंक रहा है, और उसको किसी भी बात की पड़ी नहीं है, परवाह नहीं है, चिंता नहीं है, फिक्र नहीं है। ये कहीं और जा कर के आप एमओयू करा लेते हो, इसलिए एमओयू करा लेते हो क्योंकि आपका आदेश सरकार का है कि आप यहाँ रजिस्ट्री नहीं कर सकते हो। जिन इलाकों में आप गौतम बुद्ध नगर में रजिस्ट्री नहीं कर सकते हो, उन इलाकों के लिए आप एमओयू जा कर के आगरा में कराते हो, और आगरा में रजिस्ट्री कराने के बाद आप रजिस्ट्री करते चले जाते हो। एक रजिस्ट्री नहीं, 4 रजिस्ट्रियाँ
आप ये सारे पेपर्स देखते जाइए तो ऐसी धांधली, ऐसी अंधेरगर्दी, ऐसी अराजकता, ऐसी लूट, ऐसी माफियागिरी, ये महर्षि संस्थान जो कह रहे हैं हमारे गेस्ट कि ये जो 3 हैं, अजय श्रीवास्तव, राहुल भारद्वाज और अनुज गौड़, ये तीनों किंगपिन ज़रूर हैं, लेकिन बाकी ये नेटवर्क बहुत दूर तक जाता है और उन सब के ऊपर शिकंजा का कसना, जांच के दायरे में लाया जाना और सरकार का जो भी पैसा डूबा है उस पैसे की रिकवरी और जिन लोगों की अपनी गाड़ी कमाई वहाँ डूबी है उन लोगों को भी पैसा निकाल करके देना सरकार का, सिस्टम का फ़र्ज़ बनता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी जो लगातार की मुहिम है, हम इसको लेकर के सिर्फ आम आदमी के हक़ में चल रहे हैं। एक आम आदमी भी लूटा जाता है, उसके साथ धांधली धोखा होता है तो उसके साथ नाइंसाफ़ी है। इस देश का संविधान कहता है कि किसी भी आदमी के साथ नाइंसाफ़ी होती है तो कानून के सामने एक बहुत बड़ा सवाल है और कानून इस तरह के सवालों से परे रहे, इस तरह के सवालों का जवाब दे। इसलिए बार बार हम अलग अलग तरह के एक्सपोजे लेकर के आपके सामने आ रहा हूं, क्योंकि यह जो संस्थान है वो पता नहीं कितने तरह के कुकर्मों में, दुष्कर्मों में, भ्रष्टाचार में और माफियागिरी में डूबा हुआ है। आगे भी मैं बताऊंगा, लेकिन अब मेरे पास समय कम है। मैं एक एक मिनट के लिए अपने सभी मेहमानों के पास आना चाहता हूँ, सिर्फ लास्ट कमेंट के लिए। डी चौहान साहब। यशवंत जी, जो इस तरह की जो लूपहोल्स को एक्सप्लॉइट करते हैं गलत लोग, तो सरकार भी इसमें समय समय पर रिफॉर्म्स लाती रहती है। अभी 2 दिन पहले गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि पैन कार्ड जो है रजिस्ट्री के समय देना जो है ये कंपलसरी है। नंबर 1। नंबर 2, गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने एक और अच्छा कदम ये उठाया है कि अब जो लैंड अलॉटमेंट है किसी तरह का, वो ऑनलाइन ऑक्शन होगा, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल हो, चाहे कमर्शियल हो या रेजिडेंशियल हो। तो ये इस तरह के रिफॉर्म्स जो है सरकार समय समय पर ला रही है ताकि जो इस तरह के फ्रॉडस्टर्स हैं जो फ्रॉड न करने पाए। सर आशीष चंद साहब जी सर, आपका लास्ट कमेंट। हाँ, देखिए, मेरा ये कहना है कि जहाँ फर्जीवाड़ा है, जहाँ फ्रॉड है, सबसे बड़ा विक्टिम इसमें बेचारा गरीब आदमी होता है, जिन्होंने, जैसा आप शुरू से कह रहे हैं कि जिनको पता नहीं है उनके झांसे में आके उन्होंने अपनी गाड़ी कमाई लगा दी। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट इन लोगों के लिए भी प्रावधान है कि दे आर बेसिकली विक्टिम ऑफ क्राइम। इनको इनके जो इन्होंने पैसे खर्च किए वो वापस भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट करवा सकता है। तो ऐसे मैटर में तत्कालिक प्रभाव से FIR होनी चाहिए और शेड्यूल्ड ऑफेंस होके इनको तुरंत तत्काल FIR की सिफारिश आशीष चंद्र जी कर रहे हैं। सुधीर कृष्णा जी। मैं अपने सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि खबर एक बहुत बुरी आ रही है, बड़ी भी है।